Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के लिए इंडिया आए थे वो धीरे धीरे करके पावर में आ गए और यहाँ पर रूल करने लगे। हमने देखा कि किस तरह से शुरुआत में उन्होंने जो डिफरेंट किंग्स थे, रूलर्स थे, उनसे कई सारे प्रिविलेजेस मांगे, कई सारे कंसेशंस मांगे, और जब उन्हें ये कंसेशंस नहीं मिले तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्हीं ट्रेड को बैटल्स में कन्वर्ट कर दिया। धीरे धीरे कई सारी बैटल्स होने लगी, जैसा कि हमने बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बुक्सार, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी का रूल कैसे फैला। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. अगर हम ध्यान से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो इंडिया के स्टेट्स को एनेक्स किया था, यानी अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लिया था 1757 से 1857 तक, अगर उनका हम एनालाइज करें, उन्हें ध्यान से देखें, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, की पॉइंट्स हैं जो बाहर निकल कर आते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। ये कंपनी बहुत कम अटैक करती थी किसी भी अननोन टेरिटरी पर। Instead, it used a variety of political, economical, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. यानी वो कभी भी डायरेक्टली किसी पर अटैक नहीं करते थे मिलिट्री से, बल्कि कुछ और तरीके यूज़ करते थे पहले कि उस टेरिटरी को या तो वीक कर दिया जाए किसी तरीके से, और इस लायक बना दिया जाए कि उसे ईजिली एनेक्स कर लें। तो वो क्या करते थे, कई सारे राजनीतिक, इकोनॉमिक, यानी उसे पैसों से रिलेटेड, मतलब जो मनी था, इसके बेसिस पे उसे वीक कर देना, या फिर कई सारे डिप्लोमेटिक मेथड भी इस्तेमाल करते थे। डिप्लोमेटिक क्या होता है? डिप्लोमेटिक का मतलब होता है टू बी स्किल्ड इन डीलिंग विद सेंसिटिव मैटर्स, यानी वो एबिलिटी जिससे कोई सेंसिटिव मैटर्स को आराम से डील कर लेता है। तो वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे ताकि किसी भी स्टेट को इतना कमज़ोर बना दिया जाए कि बाद में उसको एनेक्स करना आसान हो जाए। After the Battle of Buxar in 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. बैटल ऑफ बुक्सार जो कि 1764 में लड़ी गई, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कुछ रेजिडेंट्स को इंडियन स्टेट्स में रहने के लिए बोल दिया। इन रेजिडेंट्स का काम क्या था? इनका काम था कि वो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट की तरह काम करें, यानी वो उन्हें राजनीतिक और कॉमर्शियल, यानी उनके बिजनेस के लिए, उसके व्यापार के एजेंट बने। और उनका काम क्या था कि कंपनी के लिए जो भी फायदेमंद चीज़ हो वो उनको बताएं। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। और इन्हीं रेजिडेंट्स के द्वारा इन लोगों ने क्या कर दिया, कंपनी ने, जो वहाँ के इंडियन स्टेट्स थे उनके जो इंटरनल अफेयर्स थे, यानी अंदरूनी जो भी चीज़ें चलती थी, उनमें इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया इनके द्वारा। They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed an administrative post. यहाँ तक कि वो ये भी डिसाइड करवाने लगे कि राजगद्दी पर अगला कौन बैठेगा इस राजा के बाद, या फिर किसको शासन पोस्ट, या फिर किसको शासन करने के लिए अलग अलग स्थानों पर बिठाया जाएगा, पोस्ट दी जाएंगी उससे। Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. कभी कभी यही कंपनीज क्या करती थी, सब्सिडरी अलायंस करवाती थी स्टेट से। अभी सब्सिडरी अलायंस क्या होता था? इस सब्सिडरी का मतलब होता है किसी और दूसरे के कंट्रोल में होना। सब्सिडरी का मतलब होता है किसी और के कंट्रोल में होना। इसमें क्या होता था, एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होता था उस स्टेट के बीच में और कंपनी के बीच में, जहां पर पूरा जो कंट्रोल होता था वो कंपनी के पास होता था, और इंडियन स्टेट में जो रूलर होता था वो सारी जो भी काम करता था वो किसके अकॉर्डिंग करता था? कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग। तो उसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces.
इस अलायंस के अंडर में क्या होता था, जो भी इंडियन स्टेट्स होते थे, रूलर्स होते थे, उनको ये अलाउड नहीं था कि वो खुद की आर्मी रख पाए। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और उन्हें जबरदस्ती ऐसा कहा जाता था कि आपकी जो भी रक्षा होगी रूलर की, वो कौन करेगी, कंपनी करेगी। कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। But had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. लेकिन वो कहते थे आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन करने के लिए जो आर्मी लगेगी, जो फोर्स लगेगी, उसका सारा खर्चा कौन उठाएगा, खुद रूलर। यानी रूलर अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता, उसका प्रोटेक्शन करेगी कंपनी, लेकिन कंपनी जो फोर्स रखेगी प्रोटेक्शन करने के लिए, उसका खर्चा सारा रूलर से लिया जाएगा। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. अगर कोई भी रूलर वो जो पैसा होता था, पेमेंट होती थी इस फोर्सेस के लिए, अगर वो कंपनी को नहीं दे पाया, ब्रिटिशर्स को नहीं दे पाया, तो वो पेनल्टी के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे उससे क्या, वो टेरिटरी छीन लेते थे। यानी वो फिर राजा नहीं रहता था, उसको हटा देते थे राजा की पोस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ले वॉज गवर्नर जनरल from 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidy forces. ऐसा ही कब हुआ था, जब गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ले थे, तो जो नवाब ऑफ अवध थे उनको जबरदस्ती अपनी आधी टेरिटरी कंपनी को देनी पड़ी थी इन द ईयर 1801, बिकॉज वो सब्सिडरी फोर्सेस के रख रखाव के लिए जो पेमेंट होती थी वो नहीं दे पाए थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सी टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। उसी तरीके से हैदराबाद को भी अपनी टेरिटरीज इनको सौंपनी पड़ी इसी रीजन के वजह से। सीड का मतलब होता है किसी को गिव ओवर कर देना, हवाले कर देना, सौंप देना, तो इनको भी अपनी टेरिटरीज इनको देनी पड़ी। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान की ये फोटो आप देख सकते हो। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है कि वो मैसूर का शेर है, टाइगर है, बाघ है। The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. जब कंपनी को ये डर लगा, उन्हें ये थ्रेट लगा कि उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरा है, तो उन्होंने मिलिट्री के द्वारा आमना सामना करना ही सही समझा। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें सदर्न स्टेट ऑफ मैसूर में ये देखने को मिलता है। आइए पढ़ते हैं। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मैसूर बहुत स्ट्रांग हो चुका था। किसके लीडरशिप के अंडर में? एक तो पावरफुल रूलर थे हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 तक रूल किया, और उनके बाद उनका ब्रेव सन टीपू सुल्तान, जिसने 1782 से 1799 तक रूल किया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डमम। मैसूर सारा प्रॉफिटेबल ट्रेड था, जो भी व्यापार करने से फायदा होता था कंपनी को मालाबार कोस्ट के अराउंड, उस सबको कंट्रोल कौन करता था? मैसूर करता था, जहां पर से कंपनी काली मिर्च और कार्डमम यानी इलायची खरीदती थी। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. 1785 पे टीपू सुल्तान ने क्या किया? कंपनी को चैलेंज करने के लिए उसने सैंडलवुड यानी चंदन, काली मिर्च और इलायची का जो एक्सपोर्ट था, जो कि उसके पोर्ट से जाता था ब्रिटिशर्स का, उसे रोक दिया उसने, और अलाउ किया और डिसअलाउ कर दिया किसको? लोकल मर्चेंट को। जो वहाँ के लोकल व्यापारी थे उन्हें मना कर दिया कि वो कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भी तरह का व्यापार ना करे, सौदा ना करे। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. टीपू सुल्तान ने साथ ही क्या किया? फ्रेंच की हेल्प से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया, यानी मॉडर्न तरीकों से ढाल लिया, नए नए वेपन्स लेके आया वो, ताकि अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, ताकि वो अपनी आर्मी को मॉडर्न बना ले। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। ब्रिटिशर्स इसको देखकर गुस्से में थे, क्योंकि वो हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों को ही कैसा राजा मानता थे? दोनों को ही ऐसे राजा मानते थे जो कि एम्बिशियस हैं, एरोगेंट हैं और डेंजरस हैं। वो उन्हें खतरनाक मानते थे।
अहंकारी मानते थे और ऐसे एम्बिशियस राजा मांगते थे जिसमें सक्सेस की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। ये दोनों ही राजा जीतने में बहुत विश्वास रखते थे। इसलिए इन सब चीज़ों से अंग्रेज़ों को डर लगा और उनका मानना था कि ज़रूरी है कि इन दोनों ही राजा को हम कंट्रोल कर कर ख़त्म कर दें, क्रश कर दें इनकी पावर को। 4 वॉर्स वर फॉट, इसलिए मैसूर में 4 वॉर्स हुई। 1767 से 69 तक पहली चली, दूसरी वाली 1780 से 84, तीसरी वाली 1790 से 92 और फोर्थ 1799 में। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। और ये सिर्फ लास्ट वॉर में ही जीत पाए। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लास्ट वॉर में ही जीत पाई, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम बोलते हैं। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टम। टीपू सुल्तान इसी दौरान मारा गया जब वो अपनी राजधानी जिसका नाम था सेरिंगापट्टम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, उसे रक्षा करने की कोशिश कर रहा था उसकी। मैसूर वॉज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वॉडियर्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट। मैसूर को वापस से उसके पुराने रूलिंग जिस हैदर अली और टीपू सुल्तान के पहले जो रूल करता था व्योडार्स, उनके हाथों में सौंप दी गई और उनके साथ एक सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया गया। ये फोटो है टीपूज टॉय टाइगर। ये टीपू सुल्तान का एक टॉय था जिसमें दिखाया जाता है कि एक टाइगर किस पर अटैक कर रहा है, ब्रिटिशर्स पर, यूरोपियन सोल्जर पे। वॉर विद द मराठास। अब हम पढ़ेंगे मराठाओं के साथ ब्रिटिशर्स की लड़ाई। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। 18वीं शताब्दी के आखिर से ही कंपनी क्या चाहती थी कि वो मराठा पावर को भी कर्ब कर दे। कर्ब का मतलब होता है रोक दे, दबा दे। उनकी इच्छा थी। When their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. लेकिन जब तीसरी बैटल, पानीपत की तीसरी बैटल जो कि 1761 में लड़ी गई, उसमें जब ये हारे तो मराठा का जो ड्रीम था, सपना था कि वो दिल्ली से सब कुछ रूल करेंगे, वो चकनाचूर हो गया, शटर्ड हो गया वो। They were divided into many states under different chiefs, sardars belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. इनके जो पूरे रूल को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग स्टेट्स में और उनके जो हेड होते थे वो चीफ्स होते थे जिनको सरदार भी बोला जाता था। ये किस किस डायनेस्टीज के अंडर ये टुकड़े आए? सिंधिया, होलकार, गायकवाद और भोसले। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और ये जो अलग अलग चीफ्स थे, सिंधिया, होलकार, गायकवाद और भोसले, ये सब को एक साथ रखने का काम कौन करता था? पेशवा करता था, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था। और ये कैसे करता था ये काम? एक अलायंस के द्वारा। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है अलायंस करना, यानी सब मिलके एक ही एग्रीमेंट पे साइन करते थे, तैयार होते थे कि हम सब साथ में रहेंगे। और ये जो पेशवा होता था ये उनका मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। ऐसे ही एक दो मराठा सोल्जर्स रहे हैं, एक है महादजी सिंधिया और दूसरे हैं नाना फडणवीस। ये लेट 18th सेंचुरी के बहुत फेमस मराठा सोल्जर्स रहे हैं। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there were no long clear victor. मराठास को सबड्यूड किया गया इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स, यानी मराठास को दबाया गया अलग अलग वॉर्स में। लगातार वॉर्स लड़ी गई, उनमें उनको खत्म किया गया, दबाया गया। पहली वॉर थी 1782 में, जो कि ट्रीटी ऑफ सलबई के साथ खत्म हुई। इस वॉर के बाद एक ट्रीटी ऑफ सलबई साइन की गई जिसमें कोई भी क्लियर विक्टर बन के नहीं उभरा। विक्टर का मतलब होता है विनर, मतलब कोई पर्टिकुलर विनर नहीं पता चला कि कौन जीता, मराठास जीते या फिर कंपनी जीती। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से 05 तक हुई, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। और ये जो लड़ाई थी वो कैसे लड़ी गई थी? डिफरेंट फ्रंट से, मतलब इसमें एकता नहीं थी इस लड़ाई में। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग लड़ रहे थे, तो उससे हुआ क्या? ब्रिटिश को इससे फायदा हुआ, उन्होंने उड़ीसा और यमुना रिवर के अराउंड टेरिटरीज थी जो आगरा और दिल्ली की, उन पर कब्जा कर लिया।
फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से 19 तक हुई, क्रश्ड मराठा पावर। यही वॉर थी जो थर्ड वॉर, जिसमें मराठा की पावर को क्रश कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंड अवे टू बितूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। ये जो पेशवा थे इनको हटा दिया गया हार के बाद उनकी, और उन्हें बिठूर भेज दिया गया जो कि कानपुर के पास में है, और उन्हें पेंशन दी गई। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। और इस लड़ाई के बाद कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास कंप्लीट कंट्रोल आ गया था वो सारी टेरिटरीज का, वो सारी स्टेट्स का, जो कि विंध्यास माउंटेन के साउथ में आती है। द क्लेम टू पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का मतलब है द हाईएस्ट अथॉरिटी। ब्रिटिशर्स इसके बाद ये क्लेम करने लगे, ये दावा करने लगे कि वही सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. ऊपर जो भी हमने पढ़ा उससे ये साफ हो गया कि जो कंपनी थी वो एग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन को फॉलो कर रही थी, यानी वो बहुत तेजी से जल्दी टेरिटरीज को हड़प रही थी या फिर अपने कंट्रोल में ला रही थी। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823, अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड। इन्हीं के रूल के दौरान पैरामाउंसी की पॉलिसी को इनिशिएट किया गया, शुरू किया गया। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब कंपनी ने यह दावा किया कि हम सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं और हम सुप्रीम हैं। हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। और वो कहते थे कि हमारी पावर जो इंडियन स्टेट्स हैं, यानी भारतीय जो अलग अलग स्टेट्स हैं, रूलर्स हैं, उन सबसे ज़्यादा है। In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian state. This view continued to guide later British policies as well. और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने आप को और फ्लरिश करने के लिए कंपनी ने क्या किया, एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग दोनों चालू रखा, यानी हड़पते भी गए जगहों को, लोगों को डरा डरा कर किसी भी इंडियन किंगडम को वो हड़प लेते थे। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड, और इसने उनको आगे बढ़ने में हेल्प की। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कहीं भी जाएं और कहीं भी एनेक्स कर लें, उनको कई सारे चैलेंजेस भी झेलने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. ऐसा ही कहाँ हुआ जब ब्रिटिश ने एक छोटा सा स्टेट था किटूर का, जो कि आज कर्नाटक में है, वहाँ उसे एनेक्स करने की कोशिश की, तो वहाँ की रानी चन्नम्मा थी, उन्होंने आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया, जहाँ वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गई। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन 1829। उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, और 1829 में उनकी डेथ हो गई प्रिजन में। बट रायना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, कैरिड आउट ऑन द रेजिस्टेंस। लेकिन रायना, जो कि एक गरीब चौकीदार था संगोली का किटूर में, उसने ये रेजिस्टेंस, ये लड़ाई जारी रखी। With the popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. और उसने ये सपोर्ट करता रहा इस रेजिस्टेंस को, उसने कई सारे ब्रिटिश कैंप को और उनके जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको भी जला दिया था, लेकिन फाइनली उसको पकड़ लिया गया और फिर फांसी दे दी गई 1830 में। इन द लेट 1830s, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। 1830 के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नई चिंता लग गई, और वो चिंता थी रशिया के बारे में। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. उन्हें वो कल्पना करने लगे, ये सोचने लगे कि रशिया शायद एशिया महाद्वीप से फैलते हुए, एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा ना, उससे फैलते हुए इंडिया में एंटर ना कर जाए नॉर्थ वेस्ट से। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. इसीलिए जब उन्हें ये डर लगा तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें अपना नॉर्थ वेस्ट, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यानी उत्तर पश्चिमी पार्ट है, उस पर भी अपना कंट्रोल करना होगा। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. तो उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी, युद्ध करना शुरू कर दिए, जो कि 1838 और 1842 में अफगानिस्तान से लड़ा गया, और फाइनली उन्होंने एक कंपनी रूल वहाँ पर भी इस्टेब्लिश कर दिया।
सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, सिंध को 1843 में एनेक्स कर लिया गया, और नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, और उसके बाद पंजाब की बारी आई। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, लेकिन जब पंजाब की बारी आई तो वहां पे महाराज रंजीत सिंह ने कंपनी को चैलेंज किया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। जब तक महाराज रंजीत सिंह थे तब तक तो कंपनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब पे एनेक्स करने की कोशिश करते, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई 1839 में राजा रंजीत सिंह की, उसके बाद सिख किंगडम के साथ 2 वॉर्स लड़ी गई। 1840 अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स, और 1849 में आखिरकार पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया। ये पिक्चर है महाराजा रंजीत सिंह की, जो कि अपने दरबार में बैठे हैं, उन्होंने दरबार ऑर्गेनाइज किया है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये क्या चीज़ थी? द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, who was governor general from 1848 to 1856। इसके पहले कंपनी बहुत टाइम से एनेक्स करती आ रही थी अलग अलग स्टेट्स को, लेकिन जो फाइनल वेव थी एनेक्सेशन की, जिसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हो आप एनेक्सेशन एक साथ हुए, वो थी लॉर्ड डलहौजी के दौरान, जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट कम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी, एक फिलॉसफी या एक बिलीफ, ऐसा बिलीफ लाया जिसके अकॉर्डिंग इसको कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दैट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इसका ये क्या थी कि अगर कोई भी इंडियन रूलर, भारत का कोई भी राजा जो कि मर जाता है बिना किसी असली वारिस के, वारिस का मतलब उसका खुद का लड़का होना चाहिए, वारिस होना चाहिए, अगर वो बिना वारिस के मर जाता है तो उसकी जो टेरिटरी है वो कंपनी के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी, यानी कंपनी उसको एनेक्स कर लेगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, और इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करके एक के बाद एक कई सारे किंगडम को एनेक्स कर लिया गया। उन किंगडम में थे सतारा, जो कि 1848 में, संभालपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854। झांसी में तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका एक एडॉप्टेड सन भी था, लेकिन उसको भी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी ये कह रही थी कि खुद का सन होना चाहिए, खास सन, ना कि एडॉप्टेड सन भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने झांसी को भी बाद में एनेक्स कर लिया। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, और 1856 में उन्होंने अवध को भी कंट्रोल कर लिया, एनेक्स कर लिया। This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of Nawab. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. जो ये अवध को एनेक्स किया था, इसका रीज़न थोड़ा अलग दिया। इसका रीज़न क्या दिया ब्रिटिशर्स ने कि ये हमारी ड्यूटी है कि जो अवध के लोग हैं वहाँ पर मिस गवर्नमेंट हो रही है, यानी जो वहाँ की अथॉरिटी है वो ठीक से गवर्नमेंट नहीं चला पा रही, उनका ऐसा मानना था, और इसीलिए उन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया, ये कह के कि वहाँ पे सरकार अब ठीक से काम नहीं कर पा रही। जब ये अनजस्ट होते लोगों ने देखा कि वहाँ के नवाब को किस तरीके से हटा दिया गया, तो लोगों में गुस्सा था, और जो हमारी फेमस ग्रेट फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, 1857 की क्रांति है, उसमें अवध के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यहाँ चैप्टर 2 का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 4 का लिंक अपलोड होते ही डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके पार्ट 4 देख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।